गाइज एग्जाम्पल 38 तो आपने सॉल्व करवा दिया। एग्जाम्पल 39 का मसला है। एग्जाम्पल 38 ये भी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है और एग्जाम्पल 39 ये भी एनसीईआरटी के गिवन है। 39 ये बोल रहा है, 39 के अंदर देखो, ओहो नहीं दिखाई देगी ना। 39 ये कह रहा है कंसीडर एग्जाम्पल 38। आपको एग्जाम्पल 38 को ही पूरा का पूरा कंसीडर करना है और हमसे कह रहा है टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज म्यू। आपको अब क्या करना है, पहले तो आपने देखो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया था क्योंकि यहाँ पर इसमें कह रखा था कि स्मूथ है, लेकिन इस बार उसने स्मूथ नहीं कहा। इस बार इसने कहा कि अब हॉरिजॉन्टल सरफेस का अपना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज म्यू, और म्यू की वैल्यू भी दे रखी है 0.5। तब आपसे कह रहा है कि अब कैलकुलेट करके बताओ कि स्प्रिंग के अंदर कितना कंप्रेशन होगा। तो दैट इज वेरी इजी। अगेन देखो इस तरह से बना लो कि लेट अस सपोज कि आपके पास ये एक स्प्रिंग है और कुछ इस तरीके से ये सरफेस है और इस स्प्रिंग से एक कार आकर टकराएगी या फिर टकरा चुकी है, कुछ इस तरीके से ऐसा मान लो ये कार है, देखो ये कार है, ठीक है भाई, ये कार बना दी, बड़ी अच्छी कार बनी है यार, ये कार है। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो XM होगा, ये आपने कर लिया। अब जब ये कंप्रेस XM तक होगी तो जाहिर सी बात है इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। वो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि जो कार है उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई थी। हमने कार की जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई थी वो सारी की सारी स्प्रिंग के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवा दी थी। लेकिन इस केस में एक काम और होगा, वो ये होगा जब कार इस पर टकराना शुरू करेगी तो कार का अपना खुद का इक्विलिब्रियम की पोजीशन में देखोगे तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में इसका अपना खुद का वेट होगा जो कि नीचे को एक्ट कर रहा होगा। तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा जिसको आप ऊपर एन की फॉर्म में दिखाओगे। अब चूंकि यहाँ पर आपने देखा कि कार टकरा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा कार पर पीछे की तरफ को, जिसको आप एफएस कहोगे, एफएस करोगे। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है जिसकी वैल्यू होती है म्यू एम जी, ये तो आपको पता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एम जी एक्ट करता। तो अब आप एक चीज़ देखो, अच्छा एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ को लगा, अगर पीछे की तरफ को टोटल फोर्स देखो तो आप ये कहोगे कि स्प्रिंग भी तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा होगा, मतलब KX लगा रहा होगा इधर को। ठीक है, बात समझ में आती है। हमारा सारा का सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है पहले से ही। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वो अब किन किन वजह से आएगा, बस इस चीज़ को नोट कर लो। कैसे नोट करोगे, देखो कार थी, कार चलती हुई आ रही है, उसकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी थी। अब कार जैसे ही स्प्रिंग से टकराई तो स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो गया, तो जितना कंप्रेस हुआ उसके अंदर उतना ही एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है उतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी। ये पहला था जब स्मूथ सरफेस था, लेकिन अब देखो अब क्या हुआ, जब सरफेस रफ है, इसका अपना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है ना, तो चेंज करवाने वाले अब दो रीजन हो गए। एक तो खुद स्प्रिंग था, पहले भी था अब भी है, लेकिन एक हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो भी तो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी को डिक्रीज करवाएगा। कार की फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, स्पीड को कम करता है ना, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई वो दो रीजन की वजह से हुई, एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, दूसरा स्प्रिंग का अपना खुद का है ना रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो एक तरह से अब आपको सिर्फ ये करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा उसको इक्वल रखना है स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी प्लस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क कराया है उसमें जो स्टोर हुई है एनर्जी, बस वो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार ये जस्ट इक्वल होगी वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट प्लस, और जो आपने स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग या फिर स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी आई है प्लस स्टोर्ड एनर्जी इन स्प्रिंग।
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ था, ये हुआ था हाफ mv²। वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, म्यू एम जी। ये म्यू एम जी कितनी डिस्टेंस तक काम करेगा, जितना स्प्रिंग दबेगा कार उतनी ही तो चलेगी जितना स्प्रिंग दबा। अब स्प्रिंग दबा एक्स एम तक, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो आपके पास म्यू एम जी पहले से ही है, लेकिन वर्क कैसे निकालोगे, वर्क निकालोगे म्यू एम जी की मल्टीप्लाई मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मल्टीप्लाई कर दोगे फ्रिक्शन की, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब एक तरह का फोर्स या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो फोर्स का जब भी डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एनर्जी देता, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जितना स्प्रिंग दबा है इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एनर्जी मिल जाएगी या वर्क डन मिल जाएगा। जाहिर सी बात है कार जब दबना शुरू होगी तो वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट में आएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं स्पीड को कम करेगा। अब कार मैक्सिमम दबी एक्सएम तक, तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक्सएम से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क डन मिल जाएगा अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू एम जी, ये तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, एक्स एम तक ये दबा है तो एक्स एम से आपने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अच्छा, स्टोर्ड एनर्जी इन स्प्रिंग ये कितनी है, हाफ के एक्स एम का स्क्वायर, बस खत्म। इसको सॉल्व कर लो और आंसर पा लो। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 म्यू एम जी एक्स एम, ये हो जाएगा प्लस के एक्स एम का स्क्वायर। सबको एक तरफ ले लो, मतलब ये पॉजिटिव है एक्स एम की पावर 2, तो इसे उधर को ले जाओ। तो मैं इसको नेक्स्ट में लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ये के एक्स एम का स्क्वायर प्लस 2 म्यू एम जी एक्स एम माइनस एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबकी वैल्यू को पुट करो, यहाँ पर के की वैल्यू दे रखी है 6.25, 6.25 इंटू 10 की पावर समथिंग 4 की फॉर्म में दे रखा है शायद, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, ये हो जाएगा के की वैल्यू, एक्स एम ऐसे ही रहेगा इसका स्क्वायर प्लस के 2, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5, मास दे रखा कार का 1000, जी लग रहा है 10, एक्स एम ऐसे ही रहेगा माइनस मास कितना है 1000, वेलोसिटी कितनी थी 5, 5 के स्क्वायर कर दोगे 25 इज इक्वल टू 0। देख लो कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लो, पॉइंट हटा दो, नीचे 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ से काट दो, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। देखो 2 0 ये है, 1 0 ये है, तो मतलब 1000 ये है और 1000 ये है, तो 1000 से 1000 कॉमन लेके काट दो, इक्वल कर दो, 0 के आ जाएगा। तो आपके पास बचा 6.25 एक्स एम का स्क्वायर प्लस के, ये 1000 पूरा ख़त्म हो चुका, 5 दूनी 10 बचेगा। देख लो पॉइंट हटाया था 10 ख़त्म, तो यहाँ पर अब बचेगा सिर्फ 5 दूनी 10 एक्स एम और माइनस के 25 ये बचा, 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। एक काम कर लो, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखा दो, पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 100 हो जाएगा। मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 25 से काटो, 25 25 में 625 और 25 से काटोगे तो 25 चौका 100 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम ले लो हाथों हाथ, 25 एक्स एम का स्क्वायर, नीचे 4 था 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा प्लस के 40 एक्स एम माइनस 25 चौका 100 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब नीचे वाली चीज़ें सबके अपोन में 4 हो गया, 4 सबके अपोन में, चलो दिखा दो यार सबके अपोन में 4, कभी ऐसे ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। अब ये हो जाएगा, अब देखो एक काम कर लो, 5 यहाँ से कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लोगे तो नीचे 4 तो चल ही रहा है, तो 5 कॉमन लिया तो 5 पंजे 25 एक्स एम का स्क्वायर और 5 अट्ठे 40 प्लस के 8 एक्स एम माइनस, चूँकि 5 कॉमन लिया तो 20 पंजे 100 20 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ है, इक्वल के दूसरी साइड में भेजोगे तो टोटल सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो 5 एक्स एम का स्क्वायर प्लस के 8 एक्स एम माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करने पे 100 आए, घटाने पर 8 आए, ऐसे कोई 2 नंबर है नहीं है। अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे श्रीधराचार्य से। तो एक्स एम का स्क्वायर, आप रूट्स निकाल रहे हो, तो रूट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखो मैं बताता हूँ। रूट्स आप यहाँ लिख देते हो तो माइनस करते हो b, या फिर एक काम करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ, कंपेयर करके दिखा देता हूँ। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जो
कोफिशिएंट है वो है ए, तो यहाँ पर एक्स एम का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 5, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ इक्वेशन चल रही है एक्स एम में, यहाँ चल रही है एक्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर कर लो। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 5 है, तो ए इज इक्वल टू 5 आ गया। एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू आ जाएगा 8 यहाँ पर है, और सी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा -20। जब आपके पास ये कोफिशिएंट आ चुके हैं तब आपको पता है सिंस रूट्स कैसे निकालते हो आप करते हो एक्स एम इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का तरीका है श्रीधराचार्य से। बस एक्स एम आपको फाइंड आउट करना, बिल्कुल करना है। तो एक्स एम इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 8 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा, माइनस का 4, ए कितना है आपके पास 5, और सी कितना है आपके पास -20, -20 यहाँ दिखा दो, ये हो जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और अपॉन में आ जाएगा 2a, 2a की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आपके पास एक्स एम है। एक्स एम इज इक्वल टू माइनस के 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में देखो 64 तो ये चल ही रहा है, ये माइनस पहला आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये 20 है, ये 5 है, ये 4 है, तो 4 पंजे 20, 20 की जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 400, और नीचे चल रहा है 10। एक्स एम इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 8 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 464, और नीचे डिवाइड में 10 चल रहा है। अब 464 क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब 464 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब देखो 464 अगर 21 का स्क्वायर करूँगा तो ये होता है 441, तो कहीं ना कहीं 464 जो है वो 21 से थोड़ा सा फालतू है। तो थोड़ा सा फालतू कितना होगा मैं दिखा देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस का 8 प्लस माइनस ये आ जाएगा 21.54 का अप्रोक्सीमेटली, और नीचे 10 है। सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, अब देखो यहाँ दो साइन चलना है, प्लस का और माइनस का। अगर मैं माइनस का साइन ले लेता हूँ ना तो सारी की सारी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, जबकि स्प्रिंग के अंदर जो कंप्रेशन आया वो निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए आप माइनस खत्म कर दोगे, पॉजिटिव साइन लोगे, तो यहाँ पर एक्स एम कितना आ जाएगा, माइनस का 8 प्लस 21.54 अपॉन 10। 21 में से 8 निकालेंगे, 21 54, 21.54 में से 8 निकालोगे तो भाई इस तरीके से निकाल लो, 4 ये ऐसे बचेगा। अब यहाँ देखो 21 में से जब 8 निकालोगे तो जल्दी से बताओ, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, तो 3 ये बचे, 13 बचेंगे, 13 और 8 21 होते हैं ना, हाँ 13 और 8 21, तो ये आ जाएगा 13.54, नीचे 10 चल रहा है, जब 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट एक प्लेस इधर को आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.354। अगर आप लोग इतना करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के। तो ये 1.354 वैल्यू आ रही है, 1.354। अरे वाह, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर आया। अब देखो जब आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्लूड किया तो जाहिर सी बात है जो कंप्रेशन हुआ वो 1.354 हुआ, मतलब कम हुआ, और जब आपने फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं किया था तब कंप्रेशन आपका 2 मीटर आया था, तो कहीं ना कहीं कंप्रेशन की वैल्यू कम हो गई। लेकिन एक्चुअल में अगर आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाओगे तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इंक्लूड करोगे ही, और जब स्मूथ लोगे तो स्मूथ के केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो एक्चुअल केस तो नहीं था, ये प्रैक्टिकल केस था जिसमें आपने सरफेस को स्मूथ लिया था। तब देखो कंप्रेशन जो आया था स्प्रिंग के अंदर 2 मीटर का आया था, लेकिन जब आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ले लिया तब जो कंप्रेशन आया 1.354 आया। तो भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी मशक्क़त सिर्फ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जितना पॉपुलर किया जा सके मुझे कर दो, क्योंकि आप लोगों ने इतनी सारी मेहनत की है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरी मदद करें। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।